नमस्कार, मैं स्वाधीन पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आशीष तिग्गा सर, जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के सीनियर रिपोर्टर हैं। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते। मेरा पहला सवाल यह होगा कि प्रिंट मीडिया का गिरता स्तर, जिस तरह से आज प्रिंट मीडिया की लोकप्रियता थोड़ी गिरती जा रही है सोशल मीडिया के आने से, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा पहला ये बात है कि प्रिंट मीडिया का स्तर गिरा नहीं है। सोशल मीडिया का अपना जगह है, प्रिंट मीडिया का अपना जगह है। आज भी जो विश्वसनीयता मीडिया में है तो वो प्रिंट में ही ज़्यादा है, क्योंकि प्रिंट में रिटेक का मौका नहीं मिलता। जो छप गया तो छप गया, वो एविडेंस के रूप में उसको माना जाता है। अभी भी जितने रिसर्चर है रिसर्च करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा प्रिंट को ही अपना दस्तावेजीकरण के रूप में संकलन करते हैं। इसीलिए प्रिंट मीडिया का स्तर गिरा नहीं है। वो अब वर्तमान में सोशल मीडिया आया है, इसलिए लोग ज़्यादा मोबाइल पर ज़्यादा समाचार को देख रहे हैं, पर विश्वसनीयता अभी भी प्रिंट मीडिया में ही ज़्यादा है। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि बाकी, और जिस तरह से आपने कहा कि विश्वास लोग प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा करते हैं, और फेक न्यूज़ जो है वो हम देखते हैं कि हाल फिलहाल में कई चर्चा में रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं अलग अलग मीडियाज़ में। तो इस पर आपका क्या कहना है कि इसे किस तरह से रोका जाए? फेक न्यूज़ का जो प्रचलन है वो सोशल मीडिया जब से प्रचलन में आया है तब से ज़्यादा बढ़ा है। और फेक न्यूज़ में ये होता है कि प्रिंट मीडिया फेक न्यूज़ से थोड़ा बचती है। कारण ये है कि प्रिंट मीडिया में जब एक बार छप गया तो वो दस्तावेज हो जाता है। तो उस दस्तावेज के आधार पर यदि फेक न्यूज़ है तो कोई उसका विरोधी है या जो खंडन कर रहा है, वो तुरंत कोर्ट में प्रिंट मीडिया कर्मी के खिलाफ में मामला दायर कर सकता है। और उसके पास तो प्रिंट मीडिया में दस्तावेज हाथ में होता है, उसको छिपा तुरंत हटा नहीं सकता है। पर वही डिजिटल मीडिया रहेगा, वो जैसे फेक न्यूज़ किया, आपको उस पर कोई आरोप गढ़ा जाता है, तुरंत उसको डिलीट कर देता है। इसीलिए प्रिंट मीडिया वाले लोग बचते हैं फेक न्यूज़ से। और फेक न्यूज़ से बचने के लिए है ये किया जा सकता है कि लोगों को पढ़ना होगा। कि कोई सोशल मीडिया में कुछ भी कर दिया तो अब तो इंटरनेट का ज़माना है, किताबें बहुत ईजी अवेलेबल हो जाती है। तो उससे पढ़ने से आदमी को अपना कोई भी खबर को तुलनात्मक स्टडी करना चाहिए कि ये आरोप लगाया गया, इस तरह खबर किया गया है, तो उसका इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है, वो सारा अपना स्व अध्ययन करना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को आधार नहीं मानना चाहिए। हम सब जानते हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं मास कम्युनिकेशन के, और हम सब में से बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो आगे चलकर प्रिंट मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपने आप पे किस तरह से काम करें? प्रिंट मीडिया में कैरियर बनाना है तो सबसे पहले किताब पेपर को पढ़ने का आदत में डाल लें, डेली रूटीन का। और अपना जीके को थोड़ा मजबूत करना है। वर्तमान में राजनीति में क्या चल रहा है, खेल में क्या चल रहा है, क्राइम का किस तरह ग्राफ बढ़ रहा है, हर चीज़ का खुद मतलब अध्ययन करना चाहिए। खुद स्व अध्ययन का आदत डालना चाहिए सुबह पेपर पढ़ने का। और साथ में यदि हिंदी में प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो थोड़ा भाषा पर भी थोड़ा सा ग्रामर पर ध्यान देना होगा। अंग्रेजी में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और मीडिया में आने से जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोगों को थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट है, सरकार में क्या चल रही है, कौन डिपार्टमेंट, मतलब हर चीज़ का अपने से एक अध्ययन, अपना होमवर्क खुद का जो होता है ना, होमवर्क करना चाहिए, ताकि आगे जाके उसको उस चीज़ को नयापन नहीं लगे। और उस चीज़ को समझने के लिए समझने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगे, तो ताकि वो बाकी मीडिया के साथ में वो कंपटीशन में कर सके। इसीलिए खुद को पढ़ना है, खुद स्व अध्ययन करना है। और मतलब हर समय ये करना है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये धारणा मन से निकाल देना। हर समय मतलब मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानना है, ये धारणा ज़िंदगी भर बनाए रखना है। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हर समय आप सीखने का लालसा रखिएगा। और जब सीखने का लालसा रखिएगा तो हर समय कुछ नई चीज़ को हासिल, नया चीज़ पाइएगा, नया की खोज, नया खबर को ब्रेक कीजिएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नए बच्चे आते होंगे सर, तो उन नए बच्चों में आप क्या ऐसा चीज़ देखते हैं जो उनमें आप देखते हैं कि ये चीज़ इन बच्चों में होने चाहिए थे पर वो नहीं है? तो उन चीज़ों से होगा कि जो बच्चे अभी सीख रहे हैं वो अपने आप पर वो काम करेंगे। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ जब पहुँचते हैं तो उन सब चीज़ जो नहीं होती है वो होनी चाहिए? अभी जैसे बच्चे लोग इंटर्नशिप करने के लिए हमारे संस्थान में आते हैं, जैसे उनको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, वो तुरंत क्या करते हैं, वो तुरंत गूगल सर्च करते हैं। गूगल तो एक माध्यम, गूगल को में अपडेट कौन देता है? कोई आदमी, कोई इंसान ही अपडेट डालता है।
तो वो अपडेट जो गूगल में सर्च करें अपडेट है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। कि जैसे बोला गया कि अपर बाजार में दुकान कितने हैं, उसका तुम वहाँ के दुकान में किस तरह बिजनेस हो रहा है या किस तरह वहाँ के दुकानदार लोग के हालात है, उस पर रिपोर्ट तैयार करें। तो आदमी तुरंत सबसे पहले अब गूगल सर्च करने लगता है। तो गूगल सर्च करने से अच्छा है कि पहले उस स्पोर्ट में जाए। स्पोर्ट में जाने से क्या होता है कि आदमी को अपना ज्ञान अपना रिसर्च उसको पता चलता है। इसलिए थोड़ा सा हर समय गूगल हो गया और डिजिटल माध्यम से बचना चाहिए। खुद का मतलब अपना रिसर्च होना चाहिए। और थोड़ा सा पढ़ने का उन लोगों को थोड़ा सा और पढ़ना भी होगा चीज़ों को। कि बहुत को रहता है कि पूछते हैं कि यहाँ के कौन मंत्री है और क्या नाम है, तो बहुत कुछ जानकारी नहीं रहता है। डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं रहता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं रहता है, यूजीसी को कुलपति कहाँ से सेलेक्टेड होते हैं वो जानकारी नहीं रहता। इसीलिए मेरा कहना है कि जो आते हैं उनको थोड़ा पढ़ने मतलब हर चीज़ का एक ही समाधान है कि थोड़ा सा रूटीन, जो पेपर तो सब घर में आता है, टीवी देखना है, न्यूज़ अपना करंट अफेयर्स बढ़ाना है और पढ़ना है। बस पढ़ने से सारा चीज़ का समाधान हो जाएगा। सर, एक जर्नलिस्ट की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आइडियोलॉजी होती है। कई बार तो वो एक होते हैं, लेकिन कई बार वो अलग भी होते हैं। तो मेरा इसमें यह सवाल होगा कि जर्नलिस्ट के आइडियोलॉजी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलती है या ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी पर जर्नलिस्ट चलते हैं? हर संस्थान का, जैसे एक ये गवर्नमेंट कॉलेज, इस कॉलेज का भी अपना आइडियोलॉजी, अपना पहचान है, अपना अनुशासन है। वैसे मीडिया संस्थान की भी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना नियम कानून रहता है। और ये जो जर्नलिस्ट का आइडियोलॉजी का जो बात है वो जर्नलिस्ट के निजी मामला हो सकता है। संस्थान अपना पॉलिसी बनाती है कि मैं इस पॉलिसी के अंतर्गत काम करूंगा, मेरा जो लेखनी होगा, मेरा जो समाचार होगा वो इस दायरा का होगा। तो इसीलिए संस्थान की अपनी आइडियोलॉजी होती है और जर्नलिस्ट की अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो वो कभी एक सवाल खड़ा होता है कि दोनों का आइडियोलॉजी आपस में टकराता है कभी कभी। तो उसमें क्या होता है कि संस्थान अपनी जो नियम कानून आइडियोलॉजी बनाई है उससे जर्नलिस्ट वो उससे विपरीत नहीं जाता है, उसी दायरे में रह के वो काम करता है। बस ध्यान देता है कि मेरी आइडियोलॉजी का जो मेरा उद्देश्य है, जो खबर लिखने का उद्देश्य है, जो आइडियोलॉजी है, वो संस्थान के आइडियोलॉजी से टकराहट ना हो। उस एक दायरा उसको लिमिट सीमा में बांधता है। तो सीमित दायरे में रह के वो अपना काम भी करता है और संस्थान का जो नियम कानून है उसको भी पूरा करता है। सर, कई बार ऐसे होते हैं, जैसे हमारे दोस्त जो हैं इसमें प्रिंट मीडिया में, वो कहते हैं कि वो कई बार ऐसे न्यूज़ लेकर जाते हैं जो उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वह न्यूज़ नहीं छप पाता है और वो काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उन युवा पत्रकारों को आप क्या कहना चाहते हैं जिनकी खबरें नहीं छप पाती हैं, तो वो डीमोटिवेट होते हैं? हम जैसे आप बोल रहे हैं कि कई युवा पत्रकार को समाचार लेके जाते हैं, संस्थान अपने न्यूज़ लेके जाते हैं, नहीं छप पाती है। उसमें भी देखना होगा कि समाचार भी है, जो समाचार जगत है, अखबार जगत है, वो अब क्या है, वो भी एक तरह का बिजनेस है। तो बाजार में कैसे चीज़ें पर का वैल्यू है, बाजार में क्या डिमांड है, उस बाजार के डिमांड के अनुसार अपनी खबर बनाना चाहिए कि बाज़ार में क्या कंटेंट को लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, क्या चीज़ का मार्केट वैल्यू है, क्या चीज़ का डेट वैल्यू है। तो उस हिसाब से खबरों का चयन भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम में आदमी पॉलिटिकल खबर नहीं पढ़ना चाहता, वो मार्केट का पढ़ना चाहता है कि मार्केट में क्या नया है, क्या डेकोरेशन है, क्या सामान आ रहा है, कि किस दुकान में क्या ऑफर है। तो वो डेट वैल्यू रहता है, वो मार्केट वैल्यू रहता है कि लोग उस सीजन में उस तरह की खबर पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार का सिलेक्शन करने से पहले मतलब वो देखना चाहिए कि इसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसको कितने या उसको आप कितना रुचिकार बना के पाठक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस सब का ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके आपको लग रहा है कि वो मैं आपके लिए अच्छा है, पर आपके ऊपर भी कई लोग हैं उसमें 5WH का उसमें सवाल खबर में खोजते हैं कि इस खबर का क्या वैल्यू है, इस खबर को छपने से पाठक को क्या फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ जो खबर रहता है वो पाठक के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि समाचार पाठक के लिए छापा जाता है, संस्थान है और किसी मेरे लिए नहीं छापा जाता, वो पाठक के लिए छापा जाता है। इसलिए पाठक के इर्द गिर्द उस समाचार का क्या वैल्यू है, उसको छपने से क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा, ये सारा चीज़ जो संस्थान के जो वरीय लोग रहते हैं, जो सब एडिटर कहा जाता है, वो लोग उस पर आकलन करते हैं उसमें। उसके बाद उस खबर की अहमियत
वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उस खबर को प्रकाशन करते हैं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। आज इन्हें छपा, आपके नज़र में अच्छा था पर संस्थान की नज़र में अच्छा नहीं था, तो आप उससे संस्थान के जो आपको इंचार्ज उससे पूछ सकते हैं, सर मैं किस तरह के खबरों में काम करूँ, तो वो खुद बताएंगे कि आप इस तरह की खबरों में काम कीजिए, इस खबर में रिसर्च कीजिए तो जरूर छपेगा। इसलिए निराश नहीं होना। वो कोई खबर बड़ा छपती है, कोई खबर छोटी छप जाती है, इसलिए निराश नहीं होना है। लगातार अपना नया नया चीज़ों को जानना है और लेखन कार्य करते रहना है। हाल में ही बोकारो के जयराम महतो ने यह कहा था कि आदिवासी मतलब जर्नलिज्म में गैर आदिवासियों का दबदबा ज़्यादा है, जिसके कारण यह हो रहा है कि झारखंड में आदिवासियों की खबर, आदिवासियों के जो दर्द हैं वो अखबारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस जर्नलिज्म फील्ड में आदिवासियों की संख्या बढ़ती है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? जयराम महतो ने सही कहा था कि मीडिया हाउस में ट्राइबल जर्नलिस्ट का कमी है, और ट्राइबल को समझने के लिए इसलिए किताब पढ़ लेने से, उनको देख लेने से ट्राइबल को नहीं समझा जाता। ट्राइबल जो कल्चर एक दर्शन है। आदिवासी को समझने के लिए आदिवासियों का दर्शन को समझना होगा। अब जैसे बहुत को लगता है कि जो ट्राइबल चींटी खा रहे हैं तो लगता है कि भूखमरी है, तो ट्राइबल प्रकृति से जुड़ा हुआ चींटी, जो देवता चींटी है, कई तरह का जो आयुर्वेदिक चीज़ है उससे काफ़ी फायदा होता है, वो उनका खान पान का हिस्सा है। अब जैसे आज लोग चावल खा रहे हैं तो पॉलिश चावल खाते हैं, तो पॉलिश चावल खाने से शरीर को कितना विटामिन प्रोटीन मिल रहा है वो सब जानते हैं। पर वो जो ट्राइबल जो चावल खा रहे हैं, रेड चावल खा रहे हैं, ब्राउन राइस खा रहे हैं, तो उसका क्या लाभ है वो जो उस संस्कृति और दर्शन में रहता है वही जानता है। तो अभी जैसे बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का जो ये है प्रभाव जो पड़ रहा है, तो अब लोग आदिवासी के कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो वो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है कि लोग अपना आसपास पर्यावरण को छोड़े तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अब उससे बचने के लिए उनको आदिवासी कल्चर को अपनाना पड़ रहा है, हर पेड़ पौधा के बीच में रहना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये होगा कि ट्राइबल जर्नलिस्ट यदि आएंगे मीडिया फील्ड में, इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके जो बात जो है, उनको जो मुद्दे हैं जिसको बहुत कोई समझ नहीं पाते हैं, वो मुद्दे प्रखर रूप से रखे जाएंगे। और खासकर ट्राइबल मुद्दे में रहता है ये मुख्य रहता है कि ट्राइबल जहाँ रहते हैं वहाँ माइंस रहता है, खनन रहता है। तो क्या होता है, ये एक टकराहट की स्थिति है कि जहाँ ट्राइबल है तो उसके घर के नीचे सोना, लोहा, आयरन है, तो उससे मुद्दे जो रहते हैं कि आदमी लोग को ठीक से बता नहीं पाता। हर में कारपोरेट के इशारे पर लोग काम करते हैं, तो ऐसे मुद्दों को बताने के लिए तो उनके बीच जाना होगा। और वो जो ट्राइबल जर्नलिस्ट रहेंगे खुद उनका दर्द समझेंगे, जो उस रहेंगे। अब बाकी को तो उनसे मतलब नहीं रहता है कि उनके लिए तो वो जंगली कभी निकल जाते हैं, कभी कुछ भी निकल जाते हैं। तो इसी मेरा यही कहना है कि यदि मीडिया फील्ड में ट्राइबल जर्नलिस्ट आएंगे तो आदिवासी मुद्दे जो है वो प्रखरता सामने आएंगे, और जो नक्सलवाद हो गया, पलायन हो गया, विस्थापन हो गया, कई सारे जो मुद्दे हैं उसका एक हद तक समाधान होगा। जब मामले मतलब ग्रामीण से दूर दराज इलाकों से निकल के शहरी क्षेत्र में आएंगे, मामला सामने आएगा, तो उसका समाधान भी सरकारी स्तर पर हो सकता है। ओके सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारे साथ थे हिंदुस्तान के सीनियर रिपोर्टर आशीष तिग्गा सर, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।